ये माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी चैप्टर 1 सिविक्स का। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी बिकॉज इसमें मैं पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ और मैं ट्राई करूँगी मैं जितना जल्दी कर पाऊँ। तो सबसे पहले एक देश है बेल्जियम। ये बिल्कुल रफली फिगर है, ऐसा फिगर मैंने चेक भी नहीं किया है कैसा है बेल्जियम का। तो बेल्जियम का मान लेते हैं, ये बेल्जियम है एक देश। इसमें आधे लोग जो हैं 59% लोग डच बोलते हैं और बचे 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन बोलते हैं। डच जो हैं वो उत्तरी भाग में रहते हैं और फ्लेमिश बोलते हैं। डच जो हैं वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच जो है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेल्जियम देश के बारे में जानने के लिए। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जो जनसंख्या है डच लोगों की वो ज़्यादा है देश में, जबकि इसकी राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ पे कौन ज़्यादा है? तो वहाँ पे 80% फ्रेंच लोग हैं, 20% डच हैं। तो यानी कि कहीं ये ज़्यादा है कहीं ये ज़्यादा है। फ्रेंच अमीर भी हैं नॉर्मल, डच के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अमीर हैं। इस देश की जो आबादी है वो टोटल 1 करोड़ है। यानी कि अगर हम इंडिया में कंपैरिजन करें तो हरियाणा से आधी इसकी आबादी, हरियाणा की 2 करोड़, इसकी 1 करोड़ आबादी है। इसके जो पड़ोसी देश हैं, बिकॉज ये यूरोप में है तो इसके पड़ोसी देशों को बिकॉज कई बार पूछ लिए जाते हैं तो फ्लैंग हम शॉर्टकट एक यूज़ करेंगे। इससे हम याद रख सकते हैं फ्रांस, लक्सबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी। ये चारों इसके पड़ोसी देश हैं। ये बहुत छोटा, अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत छोटा सा देश है। इसमें बिकॉज अगर हम देखें तो यहाँ पे डच ज़्यादा, यहाँ पे फ्रेंच कम, यहाँ पे फ्रेंच कम, यहाँ पे डच ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा इनमें क्या होने लगा, टकराव होने लगे, क्योंकि विविधता है देश में तो टकराव होने लगे। और 1% जर्मन बोलने वाले तो उनको बिल्कुल साइड में। इन दोनों में बहुत ज़्यादा टकराव का रूप कहाँ दिखा? तो ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि राजधानी में हमेशा कोई चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है वो राजधानी पर पड़ता है। तो फ्रेंच और डच भाषी लोगों में बहुत ज़्यादा टकराव होने लगे। ये कब टकराव हो रहा था? तो लगभग 1950 से 1960 के दशक में ये चीज़ हो रही थी। अब इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ संशोधन किए, तो वो अब हम लोग देख लें। 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन किए सरकार ने, क्योंकि अगर टकराव ज़्यादा बढ़ता तो देश टूटने की कगार पे आ जाता है। इसलिए हमेशा देश को साथ मिलके काम करना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए 4 संशोधन किए। कौन कौन से? पहला, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। अब इससे क्या होगा? तो जब संख्या समान होगी तो दोनों के मत हमेशा समान आएंगे। ये चीज़ केंद्र में की गई। दूसरा जो था वो राज्य सरकारें को मुक्त कर दिया गया, यानी कि अब वो केंद्र के अधीन नहीं काम करेंगी। तीसरा जो चेंज था, सेम चीज़ जैसे केंद्र यानी कि पूरे देश में की गई, वैसे ही ब्रुसेल्स में भी क्या किया गया? समान प्रतिनिधित्व कर दिया गया। अब समान प्रतिनिधित्व ब्रुसेल्स में, जबकि कौन ज़्यादा थे? तो फ्रेंच ज़्यादा थे। तो क्यों उन्होंने ये एक्सेप्ट किया? बिकॉज डच ने एक्सेप्ट किया था पूरे देश में फ्रेंच और डच भाषी की समान संख्या है, इसलिए दोनों ने एक एक कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक एक उनको बेनिफिट मिले। एक चीज़ और संशोधन किया गया कि यहाँ पे तीसरे स्तर की सरकार गठित कर दी गई। तीसरे स्तर की सरकार यानी कि इसे हम बोलेंगे सामुदायिक सरकार। हर जगह अपने अपने लेवल पे तीसरे स्तर पर अपने अपने अकॉर्डिंग कहीं कहीं होता है। कुछ छोटे से रीजन में जैसे पंचायती राज्य सभा इंडिया में है तो वहाँ पे समुदाय के आधार पर
एक सरकार का गठन किया गया। अब इसका कंट्रोल किस किस पे, तो संस्कृति, शिक्षा और भाषा पे इसका कंट्रोल, यानी कि समुदाय के लोग कौन सी भाषा यूज़ करेंगे ये सामुदायिक सरकार देखेगी। वैसे तो मेन तो केंद्र सरकार देखेगी, लेकिन जो समुदाय के अंदर की चीज़ें होंगी वो सामुदायिक सरकार देखेगी। तो यहाँ पे जो तनाव था वो इन सारे संशोधनों के बाद लगभग ख़त्म हो गया और देश में बहुत अच्छे से शांति हो गई। अभी हमें एक देश पढ़ना श्रीलंका, उसमें हम इसका अपोजिट देखेंगे। तो अब हम लोग वो देखें श्रीलंका। इसके बारे में तो हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, बिकॉज ये हमारा पड़ोसी देश है। ये एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कितनी है, तो इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी कि लगभग हरियाणा की आबादी जितनी। सेम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विविधता थी। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे और भी ज़्यादा, वहाँ पे डच ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे 74% सिंहली या सिन्हला भाषी लोग थे। और कितने, तो और 13% कौन थे, तमिल भाषी। बचे 7% जो दोनों बोलते थे। सिंहली भाषी मेन कौन थे, तो बौद्ध थे। तमिल कौन थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, दोनों मिल के। लेकिन ये मैंने गलत बोल दिया, ये 18% तमिल थे। 18% में से 13% जो थे वो श्रीलंकाई लोग थे, और उसके अलावा जो थे वो इंडिया से जाके यहाँ पे रहने लगे थे, वो तमिल यूज़ करते थे। 7% जो थे वो ईसाई थे, और ये दोनों भाषा बोलते थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता थी। सेम उसी की तरह 1948 में जब ये देश आज़ाद हुआ, उसके कुछ साल बाद यानी कि 1956 में कुछ कानून बना दिया गया। एक सूची में कुछ कानून बना दिए गए, जैसे कि सिंहली भाषा को एकमात्र भाषा। अब हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही विविधता है। तो वहाँ पे भी विविधता के अकॉर्डिंग तमिल को भी थोड़ा तो देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया, सिंहली भाषा को एकमात्र भाषा घोषित कर दिया गया। अब आधिकारिक रूप से हर जगह यही भाषा यूज़ होनी थी, ऑफिशियल हर चीज़ में। सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषियों को प्राथमिकता दी गई। और क्या किया गया, बिकॉज ये बौद्ध थे तो बौद्ध मत को संरक्षण, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंहली ज़्यादा थे तो सिंहलियों की ज़्यादा मेन सरकार होगी, तो इसलिए सरकार ने और ज़्यादा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए ये कानून बना दिया। अब इससे तमिल पे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन पे कैसा असर पड़ा, तो उन्हें लगा कि सरकार ने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। सभी राजनीतिक पार्टी सिंहली को प्रोत्साहित कर रही हैं या फिर बौद्ध को प्रोत्साहित कर रही हैं, और उनके मेन सारी सबसे ज़्यादा चीज़ थी जो उनकी अधिकारों को, उनके मूल अधिकारों को छीनने लगे। उनके साथ भेदभाव हो रहा था, क्योंकि उनकी भाषा को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था, उनके साथ समानता नहीं की जा रही थी। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी इलाके में क्या किया गया, तो वहाँ पे श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग की गई। इसे एक अलग सरकार बोल सकते हैं या देश बोल सकते हैं, इसे बनाने की मांग की गई। लेकिन क्या था, सिंहली मेन थे, सिंहलियों ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं बनाने देंगे आपको, क्योंकि किसी देश में अगर अलग सरकार बनती है तो पहले की सरकार को मानना पड़ता है तभी वो बनती है। तो उन्होंने नहीं माना। क्यों माने वो, उनकी तो पहले से सब कुछ सही चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। गृह युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी श्रीलंका की। 2009 में ये गृह युद्ध समाप्त हुआ, बहुत सारे फिर से चेंजेस किए गए। तो अब क्या थे, तमिल मान गए थे, लेकिन अब इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो श्रीलंका क्राइसिस हो रही है। प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट हमें प्रेजेंट टाइम का नहीं पढ़ना है। तो ये अब हमने श्रीलंका में देख लिया। अब हम मेन सत्ता की साझेदारी देख लेते हैं। सत्ता की साझेदारी के जो मेन कितने तरीके से, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेन जो है वो 2 हैं, क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण, और तीसरा जो है वो अलग हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बिकॉज वो इसमें नहीं आएगा, तो हम 2 ही मेन पढ़ते हैं अभी। तीसरे का मैं बता देती हूँ थोड़ा सा चीज़ जो है।
कि गठबंधन की सरकार, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कैसी, एक स्टेट में किसी की पूर्ण मत नहीं है, दो राजनीतिक पार्टियां मिलकर अपनी एक सरकार का गठन करती हैं, तो उसे गठबंधन बोलते हैं। बस इतना था, ये थर्ड। अब क्षैतिज वितरण, क्षैतिज में हम जानते हैं ऐसा कुछ होता है, लाइन बाई लाइन, और ऊर्ध्वाधर में ऊपर से नीचे की तरफ। क्षैतिज वितरण कौन कौन से हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ऊर्ध्वाधर में कौन कौन से आएंगे? उच्चतर यानी कि केंद्र सरकार, और निम्नतर यानी कि प्रांतीय, जिसे हम राज्य में बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फेडरल सत्ता का बंटवारा। और ये क्षैतिज वितरण कैसे है? क्योंकि ये तीनों ही अपने में इक्वल हैं। न्यायपालिका न्याय करती है, न्यायपालिका दोनों पे ही अपना ध्यान देती है। विधायिका में जो कानून बनेंगे वो न्यायपालिका द्वारा मान्य होंगे। न्यायपालिका उन कानूनों का देखरेख करेगी कि ये सही से हो रहे हैं या नहीं। कार्यपालिका ये कार्य करेगी और कार्यपालिका पे कंट्रोल न्यायपालिका का। अगर विधायिका में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो न्यायपालिका देखेगी। मेनली जो इसकी न्यायपालिका बराबर है कार्यपालिका के और विधायिका के, तीनों एक में बराबर है, इसलिए इसको क्षैतिज वितरण कहा गया। इसमें कौन से हैं? तो उच्चतर यानी कि केंद्र, इसमें केंद्र को ऊंचा माना गया और राज्य सरकारों को निम्न, यानी कि केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी गई, निम्न को, राज्य को कम। तो ये ऊर्ध्वाधर रूप में है। तो केंद्र ज़्यादा ऊंची और राज्य कम। इंडिया में क्या किया गया? केंद्र को ज़्यादा दिया गया है ताकतें और राज्य को कम ताकतें। यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया। अब एक देश है लेबनान, उसमें केवल हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। लेबनान में क्या है कि देश का जो राष्ट्रपति है वो मैरोनाइट पंथ का, यानी कि वहाँ पे क्रिश्चियन के कई तरीके का, कोई कैथोलिक होगा, प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा, सुन्नी मुस्लिम होगा, वो भी उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा, और संसद के अध्यक्ष जो हैं वो शिया मुस्लिम होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया कि लेबनान में सबको बराबर करने के लिए सबको एक एक, ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये वो बनेगा, ऐसे कर दिया गया है ताकि इक्वालिटी रहे। उसमें एक अलग तरीका अपनाया गया है। और एक चीज़ आती है एथनिक या जातीय, तो इसे क्या है? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। जिसके लेबनान में हमने देखा कि यहाँ पे सामाजिक विभाजन किसके अकॉर्डिंग है? समूह के। अपनी संस्कृति को सब लोग अलग अलग, कोई शिया सुन्नी है, कोई मुसलमान सुन्नी मुसलमान है, कोई शिया मुसलमान है, कोई ऑर्थोडॉक्स ईसाई है, और सबको इक्वलिटी दी गई है। तो ऐसे विभाजन को बोलते हैं एथनिक या जातीय विभाजन। अब इंडिया में एक चीज़ और है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर लागू होती है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो ये 3 स्तरों पर होती है। पहला ग्राम, दूसरा क्षेत्र और तीसरा जिला। अब सत्ता की साझेदारी जो है, हम बिल्कुल लास्ट चीज़, युक्तिपरक कैसे है? तो सत्ता की साझेदारी युक्ति यानी कि लॉजिक वाइज कैसे ये सत्ता की साझेदारी अच्छी है। तो ये सामाजिक टकराव को ख़त्म करती है। अभी हमने देखा बेल्जियम में, और जबकि श्रीलंका में क्या हो गया, वो टकराव और बढ़ गया। तो ये युक्तिपरक एक चीज़ है कि लॉजिक अगर देखें तो ये सत्ता की साझेदारी क्या करती है? सामाजिक टकराव को ख़त्म करती है। जबकि नैतिक तर्क इसका है कि जो माना गया है वो अच्छा है। नैतिक तर्क का मतलब ये होता है। तो उसमें क्या है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है या उससे लोकतंत्र की स्थापना होती है, उसमें ये माना जाता है। इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में काफ़ी बार, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट था बता दिया। अब यहाँ पे मेन हमारा चैप्टर एंड होता है, सत्ता की साझेदारी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।